उसको काट दो। नहीं वो दूसरा है मैम, वो तो ऐसे टेस्टिंग था। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए आज हमारी लास्ट क्लास है स्टूडेंट्स। इस लास्ट क्लास में हम यूनिट 3 के जो लास्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के हमने कौन कौन से प्रोसेसेस पढ़ लिए हैं? कौन बताएगा पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को से आप क्या समझते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप क्या समझते हैं? रूट कॉज ऑफ एनी डिफिकल्टी। प्रॉब्लम को जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम? आप प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल शब्दों में, कन्फ्लिक्ट्स, डिफिकल्टीज, इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन, ठीक है ना? और जब हमें इसका रूट कॉज मिल जाता है तो हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर कोई कन्फ्लिक्ट है और हमें रूट कॉज मिल जाए इसका, तो हम उसी से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टू फाइंड आउट रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में एक सेकंड मेथड है थिंकिंग प्रोसेस का, वो बहुत मदद करता है। वो कौन सा है, आप बता सकते हैं? व्हाट इज दैट सेकंड प्रोसेस ऑफ थिंकिंग? रीजनिंग। कैन यू डिफाइन रीजनिंग? लास्ट रो स्टूडेंट्स, एनीबडी कैन डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय रीजनिंग? रीजनिंग से आप क्या समझते हैं, बताओ? वेरी गुड। लास्ट रो स्टूडेंट्स, आप बताओ बेटा, रीजनिंग से आप क्या समझते हो? रीजनिंग में कौन से 5 डब्ल्यूज हम यूज आते हैं? व्हाट, जोर से बोलो। व्हाट, व्हाट किसको डिनोट कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है? वाई, 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 वाई डिनोट्स वाई। हिंदी में वाई का क्या मतलब है? क्यों। तो रीजंस, ये प्रॉब्लम क्यों है? हाउ, हाउ, हाउ किसको डिनोट कर रहा है? वेज। वेरी गुड। हाउ डिनोट्स वेज, कि हम अपनी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। वेयर, सिचुएशंस, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? और व्हेन, सिचुएशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्हेन और वेयर सिचुएशंस को डिनोट कर रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं कि पानी होता नीला क्यों, सूरज क्यों है पीला, इन सब का जो कारण देता वही तो विज्ञान है। कारण जो बताए, साइंस कारण बताती है ना, और वही कारण हम, साइकोलॉजी क्या है? इट इज आल्सो अ साइंस। जब हम इंसान की मन स्थिति, उसके मेंटल लेवल, उसके इमोशनल, इन सब को पढ़ते हैं, उसको जज करते हैं, सारी चीज़ें साइंस है। तो साइंस, हम यही कहते हैं ना, हम जब क्यों का कारण तलाशते हैं, और उस क्यों को हम उस रीज़न को जब हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, या हमारे पास जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से हम एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं उस समस्या के समाधान के लिए, यही रीजनिंग है। और यही NEP 2020 कहता है, आप लोगों के अंदर जो हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, NEP 2020 कहता है कि बच्चों में हमें यही डेवलप करना है, रीजनिंग, थॉट्स, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ताकि बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। क्योंकि आने वाला समय यही कहता है, जब तक आप
अपने डिसीज़न को क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे, अपने डिसीज़न में क्रिटिकली नहीं थिंक करेंगे, तब तक आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो यही NEP 2020 की एम्फेसिस है, डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल। और ये जो हम थिंकिंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इट्स अ पार्ट ऑफ NEP 2020। कैन यू कोरिलेट these processes, problem solving, reasoning, decision making, with the qualities of 21st century skill, creativity, imagination, ये सब क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है ना, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब रीजनिंग ही तो है ना। जब हम क्रिएटिव सोचते हैं, जब हम लॉजिकली सोचते हैं, कई बार क्या होता है, हम जब हमारे पास कोई भी समस्या आती है तो हम उसको सोचना शुरू कर देते हैं लॉजिकली कि ये क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, ये इसी समय क्यों होती है। सिचुएशंस को जब एनालाइज करते हैं तब हम उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग में आपके व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर ये काम करते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम की आप ये कह सकते हो रूट कॉज तक पहुंचना, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में रीजनिंग बहुत मदद करती है। अब इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन रीजनिंग और थर्ड स्टेप है डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। भाई प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें प्रॉब्लम पता चली, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, रूट कॉज पता करना है। रूट कॉज कैसे है, क्यों है, किस लिए है, वो सिचुएशन हमें रीजनिंग बता देगा। अब उसके बाद हमें डिसीजन मेकिंग लेना। अब ये बताओ डिसीजन मेकिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे अगर हम इस रूप में इसको देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन रीजनिंग, देन डिसीजन मेकिंग, देन हाउ कैन यू एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग, बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, वो हमारे को डिसीजन लेने में मदद करता है, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो जब हमारे पास, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी तो हम एक तरह से ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन में हम ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं रूट कॉज पता करके, ठीक है ना। टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम गिव्स द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, है ना। टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम गिव्स द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, सही है ना। तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, अब उनमें से एक ऑल्टरनेटिव हमें चूज करना होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग जो है ना। इसमें भी सेम स्टेप्स हैं जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में पढ़े थे। पहला स्टेप क्या है, डिफाइन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम, वेरी गुड। प्रॉब्लम को मैंने डिफाइन करना सिखाया था ना, कैसे डिफाइन करेंगे उसको जनरल शब्दों में। किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उसको लेकर हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम, बता सकते हो एग्जाम्पल क्या दिया था, याद करो, और एक प्रॉब्लम कोई भी डिफाइन करके बताओ। आप चलो, आप अपनी तरफ से अपने थॉट से कोई किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करो जो भी आपको लगता है कि आपके रास्ते में, आपके कार्य में बाधक है। और याद करो जो मैंने दिया बताया था लास्ट टाइम, मैंने कौन सी प्रॉब्लम्स का जिक्र किया था लास्ट क्लास में एज अ क्लास टीचर। वेरी गुड, इन विच सब्जेक्ट्स, मैथ्स, याद तो है बट बोल नहीं रहे हो, बहुत बढ़िया। दूसरा एक और बताया था, लो रिजल्ट, मैंने बताया था इस प्रॉब्लम को हम ऐसे लिख सकते हैं, लो रिजल्ट इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स। आपको अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करनी है ना, तो एज अ टीचर आप अपनी प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करोगे, या एज अ साइकोलॉजी ऑनर्स स्टूडेंट्स हाउ विल यू डिफाइन योर प्रॉब्लम, बोलो। आपके, मान लीजिए आप एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और किसी स्टूडेंट को
इमोशनली वो वीक है, कोई स्टूडेंट इमोशनली वीक है, देन हाउ कैन यू डिफाइन दिस प्रॉब्लम? हाँ, अगर कोई स्टूडेंट इमोशनली वीक है, आपको ये लगता है, और आप साइकोलॉजी से रिलेटेड आप डॉक्टर बन गए, साइकेट्रिस्ट बन गए, देन हाउ विल यू, या एज अ साइकोलॉजी रिसर्च स्टूडेंट, हाउ विल यू डिफाइन दिस प्रॉब्लम जो इमोशनल वीकनेस है स्टूडेंट की? उसको प्रॉब्लम को डिफाइन करो। हाँ बोलो बोलो, शाबाश, बोलो, वेरी गुड। बताओ। डिफाइन द प्रॉब्लम। causes, find out the causes for emotional weakness, है ना? उसमें हम अपनी उस प्रॉब्लम को अगर हमने स्टूडेंट की जो इमोशनल वीकनेस क्यों है, इसको ये क्यों इमोशनली वीक हो जाता है, उसके कॉजेज ही तो पता करोगे कि नहीं? आप अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, टू फाइंड आउट द कॉजेज फॉर द इमोशनल वीकनेस ऑफ अ स्टूडेंट जो भी है, अगर आपकी क्लास, पूरी क्लास में आपको लगता है तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को एक सही रूप देते हैं। इसी जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फ्रेम द ऑब्जेक्टिव्स, ये बताया था। ऑब्जेक्टिव्स में हम किस तरह से हम जो है, अगर ये हमारी, जैसे मैंने आपको इमोशनल वीकनेस के लिए बताया कि हमें कॉजेस पता करने, उसके फिर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, भाई हम क्यों हम ये रिसर्च या हम ये जो प्रॉब्लम है, इसके सलूशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स विल बिकम इमोशनली स्ट्रांग, students will be able to find out his or her existence in the society। समझ आया? इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, क्योंकि अगर बच्चा वीक होगा इमोशनली, वो अपने आप को सोसाइटी में स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को अपने साथियों के साथ जो है उनके साथ जुड़ नहीं पाएगा, ही और शी विल नॉट बी एबल टू कोरिलेट हिज और हर जो डिज़ायर्स है ना, वो विद द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स। भैया आने वाले समय में उसकी क्या डिज़ायर्स है, उससे नहीं जोड़ पाएगा वो, ना वो अपने साथियों के साथ जुड़ पाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स, आप 1-2 ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बताओ? वेरी गुड, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, कि क्या कारण है ये इमोशनली वीक है, ठीक है ना? हाइपोथेसिस जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद गैदर द इंफॉर्मेशन को गैदर करना। अब इंफॉर्मेशन कैसे गैदर होगी? टूल्स के माध्यम से। अब टूल्स जो है मैंने आपको बताया, क्वेश्चनियर भी बना सकते हैं, इंटरव्यू भी ले सकते हैं, केस स्टडी भी कर सकते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा ना अभी अपनी साइकोलॉजी में, कि नहीं पढ़ा है ना? ये सारे प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा, क्वेश्चनियर, ओपिनियनियर, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू, ये सारे ये टूल्स होते हैं जिससे कि हमें डेटा कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन गैदर करने में हमें सहायता मिलती है। उसके बाद डेटा का एनालिसिस ऑफ द डेटा। एनालिसिस ऑफ द डेटा का मतलब है आंकड़ों का विश्लेषण करना।
analysis of the data, then interpretation of the data. जो डेटा हमने इकट्ठा किया है उसका एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना, रिजल्ट जानने की कोशिश करना, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा. और उसके बाद रिजल्ट में होता है मेक अ डिसीजन. रिजल्ट मीन्स मेक अ डिसीजन बताना, डिसीजन लेना कि हमारा ये जो हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है और इसका हम रिजल्ट, इसको हम इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं. चाहे वो एज अ टीचर अगर हम साइंस और मैथ्स का हमारा रिजल्ट कमज़ोर आता है, या एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट और या एज अ साइकोलॉजी टीचर अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा इमोशनली वीक है, क्या रीज़न है, किस लिए ऐसा हो रहा है. तो इसके बाद लास्ट स्टेप होता है मेक अ डिसीजन, जिसे कहते हैं हम रिजल्ट, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना. जो रिजल्ट हमारे पास आ गया उसके माध्यम से आपको स्टूडेंट्स की इमोशनल जो वीकनेस है उसे दूर करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो क्लास में आपके साथ जुड़ सके. क्योंकि टीचिंग क्या है, टीचिंग इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड टॉट, और वो इंटरेक्शन जितना मजबूत होगा आप बच्चे को उसके जो एग्जिस्टेंस है उसको पहचानने में मदद कर पाएंगे. एज अ टीचर बता रही हूँ, ठीक है. और अगर आप एज अ स्कॉलर काम करते हो तो भी आपको लोगों के साथ, आप जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हो उससे आपको जुड़ना पड़ता है. रिसर्चर क्या करते हैं, जुड़ते हैं ना, जो जिसके बारे में आपने नॉलेज लेनी है, जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, आपको अपने टारगेट ऑडियंस के साथ जुड़ना पड़ता है. जब तक आप जुड़ोगे नहीं तब तक आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो ये डिसीजन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं. ये सारे स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग हो चाहे रीजनिंग हो, सब में ये काम आते हैं. ये स्टेप्स ना सब में काम आते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो चाहे डिसीजन मेकिंग हो. सेम स्टेप्स हैं कि पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, उस प्रॉब्लम के बाद ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हाइपोथेसिस सॉल्यूशंस ढूंढो क्या हैं, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करो, फिर इंफॉर्मेशन जो डाटा आया उसको एनालिसिस करो, फिर इंटरप्रिटेशन दो, फिर रिजल्ट बनाओ. ठीक है, ये स्टेप्स हमारे तीनों प्रोसेसेस में काम आते हैं, जो थिंकिंग के तीनों प्रोसेसेस हैं. ठीक है, समझ. तो आप अब मेरे ख्याल से इससे आप डिसीजन मेकिंग को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो इन स्टेप्स की सहायता से. कोई इन स्टेप्स की सहायता से डिसीजन को डिफाइन करेगा? मैं 2 मिनट का समय दे रही हूँ, आप लिख के मुझे बताओ, लिखो जल्दी से. जो स्टेप्स हमने अपने डिस्कस किए ना उससे आप डिसीजन मेकिंग के ऊपर अपनी डेफिनेशन बताओ. हाउ कैन यू डिफाइन डिसीजन मेकिंग थ्रू दी स्टेप्स? जल्दी से कॉपी में बताओ. जल्दी से, 2 मिनट का समय दे रही हूं. व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग थ्रू दीज स्टेप्स? स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग क्या है, जल्दी से इन स्टेप्स के माध्यम से समझाओ. हाँ बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग? लिखा बेटा, आपने लिखा बच्चा? It is a process. It is a process of
हाँ बोलो, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. It is the process of selection of best हाँ from the various alternatives. ठीक है. It is the process of the selection of most appropriate solution या alternatives from the various situations or alternatives. ठीक है. ये हमने स्टेटमेंट, क्योंकि हम एक जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उससे वो हमारा बेस्ट होगा, उसी से हम प्रॉब्लम कॉज को जानकर उसी से हम उसकी समस्या का, ये हमारा डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है, जानने की कोशिश करते हैं. डिसीजन, आपको याद है प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हमने दो चीजें रखी, एक चीज रखी थी यूटिलिटी. सिमिलरली यहां पर भी डिसीजन मेकिंग में दो एक्शंस लेते हैं, एक यूटिलिटी का और दूसरा होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. यूटिलिटी का मैंने आपको समझाया था, यूटिलिटी क्या होती है. यूटिलिटी, हाउ विल यू डिफाइन यूटिलिटी? प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्लीज रिकॉल योर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास. जो आपके लिए सही है. यूटिलिटी मीन्स द सोल्यूशन, the best alternative which is applicable for you to solve the problem. That solution will be utility, that solution has utility for you. और subjective में क्या आएगा? Subjective probability क्या होती है? It is also related with your personal experiences. It is also related with your personal experiences. कैसे? आपको लगता है, आपका एक्सपीरियंस कहता है ये सोल्यूशन मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, कितना हाई चांस है उसके रिजल्ट मिलने के, वो बात की बात है. बट आपको आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में कि इतने सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है, ये सही हो सकता है. भाई अगर मेरे बच्चों का, मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैथ्स में कम आ रहा है तो हो सकता है कि बच्चों को समझ ही ना आ रहा हो. स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्लास. So it is my duty, how can I make my class more interesting according to the mental level of the students, according to the age of the students. बच्चे के एज को देखते हुए मैं अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकती हूँ कि बच्चों को मैथमेटिकल कंसेप्ट समझ में आ जाए, या मैं अपनी क्लास में किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाऊं कि मेरी क्लास में जो इमोशनली वीक बच्चा है वो सही रूप से पार्टिसिपेट कर सके और धीरे धीरे उसकी जो कमी है इमोशनली वीकनेस की वो दूर हो सके और वो क्लास में अपने आप को एडजस्ट कर सके. दैट स्टूडेंट, इमोशनल वीकनेस वाला जो स्टूडेंट है वो अब मेरी क्लास में एडजस्ट हो सके. कई बच्चे होते हैं ना इमोशनली वीक, का मतलब होता है कि वो एक जगह, मतलब वो स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना. बहुत रीजंस होते हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो अभी हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते. तो आपकी ये ड्यूटी होती है कि एज अ टीचर आप किस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं. तो जब डिसीजन मेकिंग होता है उसमें अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूटिलिटी मायने रखती है तो डिसीजन मेकिंग में यूटिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग दोनों मायने रखते हैं. दोनों एक्शंस जो है वो अपना एक रोल प्ले करते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढने में. अब डिसीजन मेकिंग के रास्ते में बैरियर्स भी आते हैं. डिसीजन मेकिंग के रास्ते में बैरियर्स आते हैं. कुछ बैरियर्स आप बता सकते हो? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. हाउ? कैसे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन? कैसे? गलत सोच या फिर आधी अधूरी बात बताना. तो इसको हम कह सकते हैं इनएडिक्वेट सपोर्ट.
लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज ड्यू टू इनएडिक्वेट सपोर्ट, हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। और बताओ, इंफॉर्मेशन का ज़्यादा ओवरलोड हो जाना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाना। ठीक है, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बायसनेस भी तो काम करती है ना। माइंडसेट या फंक्शन फिक्स। वेरी गुड, आपका माइंडसेट कैसा है? लैक ऑफ फीडबैक, वेरी गुड। और बताओ, डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट इन व्हाट वेज? कि मान लो कोई प्रॉब्लम है और अगर उस प्रॉब्लम में अगर कोई बंदा डरा हुआ है तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है, और बताओ, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस। एक बैरियर है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब समझते हो? बायस, हमें लगता है ये हमारे लिए ठीक है, यही चीज दूसरे के लिए ठीक होगी, ठीक है। हाँ, वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम सोचते हैं ये ठीक है, बट जो 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 प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, हो सकता है वो जो रिजल्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल हुआ है वो दूसरे के ऊपर ना हो, ठीक है ना। हम ये सोचते हैं कि नहीं, उसका ये उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अल्टरनेटिव उसके लिए बेस्ट था, तो हमारे लिए भी बेस्ट होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके अपने एक्सपीरियंसेस काम करते हैं, ठीक है। एक होता है इमोशनल बैरियर, वही जो मैंने आपको बताया था। अभी हम इमोशनल की बात कर रहे थे ना, इमोशनल स्टेबिलिटी ना होना क्लास में, तो ऐसे इमोशनल बैरियर मतलब डावाडोल होना, ये ले लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, मतलब आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि सही डिसीजन क्या है। आपको लगता है अभी ये डिसीजन ठीक है, थोड़ा बाहर गए, नहीं नहीं ये तो गलत था, ये डिसीजन ठीक है। तो ये ना इमोशनल इंस्टेबिलिटी दर्शाता है, मतलब आपको पता ही नहीं, आप अपने डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो प्रॉपर, तो ये इमोशनल बैरियर होता है। ये भी हमारे डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन, डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स। रेजिस्टेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन, डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स, इसको बता सकते हो कैसे डिफाइन करोगे? आपके नोट्स ना सारे अपलोड हो गए टीम पे, देख लेना, ये सारे जो मैं पढ़ा रही हूँ। बताओ कैसे डिफाइन करोगे? रेजिस्टेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन, डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स, बताओ प्लीज एक्सप्लेन। Anybody can explain resistance to transformation, disagreements and conflicts? बताओ इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाँ बताओ बताओ कैसे, हाँ बताओ। एक मिनट, ये शी इज ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड, प्लीज। हाँ बोलो। Someone is to criticize your response or the solution that you have chosen, you will not accept it as a constructive criticism, so you will not change the option you have chosen to a better one. ये भी ठीक है। और कोई? भैया हम तैयार ही नहीं होते, हमें कोई बता रहा होता है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव है और हमें लगता है नहीं, है ना, हमें लगता है नहीं, हम जो है ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, हमारी रेजिस्टेंस आ जाती है, नहीं हम जो सोचेंगे वो ठीक है ना। उसके बाद अनरिलायबल डेटा, कई बार हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता,
हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, तो हम जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, हमें डेटा ही सही नहीं मिलता। डेटा सही नहीं मिलता, हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो हम लोग जो रियलिटी है ना, जो रियलिटी जो रूट कॉज है उसको बताना ही नहीं चाहते। कई बार हम डेटा में वो चीज़ नहीं देते, हम वो देते हैं जो हमें लगता है कि ठीक है चल जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि हम डेटा देते समय हम अपना जो ओरिजिनल है, जो हमारा जो रियल है वो हम नहीं देते। तो अनरिलायबल डेटा की वजह से भी होता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे कुछ फैक्टर्स एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड होते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। वो बता सकते हो कौन कौन से एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे? वेरी गुड। और बताओ? हाँ सही है, वेरी गुड। और बहुत बढ़िया, इसका मतलब चीज़ें समझते हो बट धीरे धीरे। और बताओ? और जो पर्सनल एक्सपीरियंस। वेरी गुड, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपकी। फ्लैक्सिबिलिटी, आप कितने फ्लैक्सिबल हो, वही इमोशनल वीकनेस जो शो करता है आपका स्टेटस, लाइफस्टाइल। और बताओ? कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वेरी गुड। साइकोलॉजी। और आपका रिस्क परसेप्शन, आप कितना रिस्क ले सकते हो? एटीट्यूड फॉर व्हाट? कि मानो अगर किसका एटीट्यूड काफी ज्यादा एरोगेंट है तो फिर उसके डिसीजन भी उसी ईगो बेस्ड होंगे। सेल्फ एश्योरेंस, आपको अगर आप कोई किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सब्जेक्टिविटी जो प्रोबेबिलिटी है तो आपको अपने आप को एश्योर करना, सेल्फ एश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, आपको स्ट्रेस है आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती हैं आपको डिसीज़न लेने के लिए। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए और आपके पर्सनल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपका पोल्यूशन भी आता है, पोल्यूशन लेवल, नॉइज़ भी आता है, नॉइज़ आता है, पोल्यूशन लेवल आता है, ये सारे आपके इन्वायरमेंट। और लेवल ऑफ क्लीनिनेस, भैया आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, अगर वहाँ पर गंदगी हुई कुछ हुआ तो आप मतलब आप डिसीज़न नहीं, आपको कहीं ना कहीं हिंड्रेंस से महसूस होगा, भैया हम बैठ नहीं पा रहे हैं, जगह ही साफ नहीं है, गंदगी है, शोर हो रहा है। जब शोर होता है तो मेरे को पढ़ाने में इतनी असमर्थता होती है तो डिसीज़न लेना तो बहुत बड़ी बात है। जब कोई टीच कर रहा है और आप लोग बोलते हैं तो हमें बहुत परेशानी से अनुभव होती है। ठीक है, Then begins with the level of treatment. हाँ। और दूसरा आपका जो पोल्यूशन या नॉइस लेवल, वो भी आपको किसी ना किसी हद तक प्रभावित करता है। तो ये आपके डिसीजन मेकिंग के बैरियर्स हैं, डिसीजन, ये फैक्टर्स हैं जो आपको आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। डिसीजन में डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डिसीजन मेकिंग में डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बताया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आई हैव एक्सप्लेन ना डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकली सोचना किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब हम अपने सोल्यूशन के बारे में क्रिटिकली सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो हमें अपनी समस्या का समाधान या डिसीजन लेने में जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसे हम चूज कर सकते हैं। और वॉट एवर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये भी डाइवर्जेंट थिंकिंग भी एक
आपका जो है हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। अब आप बताओ कि आप इसी थिंकिंग को क्रिएटिव बनाने के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हो, बताओ। और प्लीज think creatively, think logically, what strategies you can adopt, कैसे अपनी थिंकिंग को इनहांस कर सकते हो ताकि आपका जो यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, यू कैन थिंक बाय रीजनिंग, यू कैन टेक बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर योर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर द डिसीजन पर्पस। हाउ कैन यू थिंक? और रेगुलर प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव एटीट्यूड, सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव होना, पॉजिटिविटी। योर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये कुछ आपके प्रोसेसेस हैं जिसके माध्यम से आप तरीके हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे आप इसको अपनी जो आपकी थिंकिंग है उसको आप क्रिएटिव बना सकते हो। रेगुलर प्रैक्टिस, आइडिया जनरेशन, कोलैबोरेशन, पर्सपेक्टिव शिफ्ट, पार्टिसिपेशन इन क्रिएटिविटी, enhancement of critical thinking approach, utilization of mind maps, cultivation of curiosity और encouragement of creativity, motivation। इसमें से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो आपके पास इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताए, उसमें से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? कल्टीवेशन ऑफ क्यूरियोसिटी। एम आई राइट और रॉन्ग? लास्ट रो स्टूडेंट्स, no talking. Today is your last class. Cultivation of curiosity. Am I right? How? How curiosity is the best option for creative thinking? Anybody can tell? कोई बता सकता है? How curiosity is the best option? वेरी गुड। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं है। ये प्रोग्रेस क्यूरियोसिटी के माध्यम से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? बड़ा सही रीजन है। आप बताओ बेटा, आपको कह रही हूँ। हाँ, अगर क्यूरियोसिटी रहेगी तो उस हिसाब से किस चीज को करने में मन भी लगा रहेगा, चाहे वो कितना ही बोरिंग क्यों ना हो। वो तो ठीक है। और बताओ, क्यूरियोसिटी होगी तभी तो रीजनिंग होगी। मैं कह रही हूँ क्यूरियोसिटी है तो रीजनिंग है, रीजनिंग है तो बोरिंग कहाँ से लगेगी? आप तो तलाशने में, रीजन तलाशने में रहोगे ना, तो बोरिंग तो तब लगेगी ना जब आप सोचोगे ही नहीं कुछ को। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ क्यूरियोसिटी थिंकिंग प्रोसेस को कैसे इनहेंस करती है। आप बोरिंग पे क्यों पहुंच गए? क्यूरियोसिटी जो है वो आपकी थिंकिंग को इनहेंस करने में मदद करती है थ्रू रीजनिंग। क्योंकि अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप रीजनिंग, आप किसी चीज को थिंक थोड़ी ना करोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे। मान लो यहाँ खड़े होके, अगर यहाँ पर खड़े होके आपको कुछ किसी चीज के ऊपर लेक्चर देना है, कोई भी कंटेंट है उसके ऊपर यू हैव टू टीच, देन यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू मेक योर क्यूरियस अबाउट दैट कंटेंट। आपको उस कंटेंट के लिए अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, जिज्ञासा जागृत करनी पड़ेगी। भैया मैंने पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, क्या कंटेंट में देना है, तो नहीं हो गया, वो रीजनिंग हो गई ना। कहाँ देना है? क्लास में देना है। कब देना है? 9 बजे देना है। कैसे देना है? थ्रू लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में मैंने कैसे पढ़ाना है? थ्रू फेशियल जेस्चर्स, ठीक है, थ्रू स्माइलिंग, थ्रू डिस्कशन मोड, थ्रू इंटरेक्शन मोड। तो आपको बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो क्यूरियोसिटी, कल्टीवेशन ऑफ क्यूरियोसिटी इज द बेस्ट वे टू थिंक क्रिएटिवली, टू
think logically, because it is the base for the second process, that is reasoning. What, why, how, when, where. Now your unit 3rd is completed. I think आप अपने एग्ज़ाम में बेटर करें, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं. आपको कुछ ना समझ में आए, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क योर डिफ़िकल्टीज विद मी टेलीफोनिकली. आप और मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं. आपको तीनों चैप्टर्स में से कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ कॉल मी. मेरे को जो भी, मैं जितना भी हो सकेगा आपकी समस्या का समाधान करूंगी. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स. एक तीसरा